तो आज है हमारा डे 3 और इसके पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कमेंट क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा, तो आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा बेसिक्स का। और अगर नहीं भी पता है तो अभी ये वीडियो में मैं करवाऊंगा ही। हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से, तो आप लोगों को मतलब मैं रिवीजन करवाते चलूँगा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं स्टोरिंग डेटा। डेटा स्टोर कर सकते हो आप। x इक्वल टू 5 लिखोगे, यानी कि आप 5 एक इंटीजर वैल्यू है जो कि आप अपने x नाम के कंटेनर में स्टोर कर रहे हो। तो ये हमने एक वेरिएबल बना लिया है। ये याद रखना कि इक्वल टू हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। लेफ्ट साइड में हमारा कंटेनर होगा, राइट साइड में हमारी वैल्यू होगी जिसे हमें स्टोर करना है। प्रिंट फंक्शन के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टाइप कास्टिंग भी हमारा हो चुका है। टाइप कास्टिंग यानी कि अब जैसे यहाँ पे 3 एक इंटीजर था, लेकिन आपको अगर इसको एक स्ट्रिंग बनाना है तो आप इसको स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप टाइप कास्ट कर सकते हो और अब ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। वैसे ही अगर 3 इंटीजर है और आपको उसको इंटीजर ही बनाना है तो आप इंटीजर का भी टाइप कास्ट कर सकते हो, और वैसे ही फ्लोट का भी। अब ये पाइथन में ये होता है कि जो वेरिएबल्स है हमारे डायनामिक होते हैं, मतलब जब तक हम लोग वेरिएबल के अंदर का कंटेंट नहीं डिफाइन कर देते तब तक वेरिएबल का डेटा टाइप भी डिफाइन नहीं होता है, डायनामिक रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल्स नेम पे आते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, तो आज और अच्छे से कर लेते हैं कि वेरिएबल नेम जो है अंडरस्कोर से चालू हो सकता है, लेकिन किसी नंबर से चालू नहीं हो सकता। फिर वेरिएबल नेम में वेरिएबल के मतलब नाम के अंदर आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते। वेरिएबल के बीच में आप हाइफन यूज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर चलेगा लेकिन हाइफन यूज नहीं कर सकते। फिर बाद में एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप मतलब ज़्यादा बड़ा वेरिएबल का नाम रखो, और उसमें ये होता है कि हम लोग कैमल केस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कैमल केस क्या होता है? जो पहला कभी भी जो पहला अल्फ़ाबेट रहेगा वो स्मॉल रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारा, यानी दूसरा एक मीनिंगफुल वर्ड है, उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। और फिर सेम गोज़ ऑन, मतलब फिर यहाँ पे जैसे नेम है तो नेम का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, इसे हम कैमल केस कहते हैं। या तो आप पास्कल केस नेमिंग कन्वेंशन भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होगा, हर जो पहला अल्फ़ाबेट है, जैसे माई का पहला अल्फ़ाबेट, पहला लेटर, वेरिएबल का पहला लेटर और नेम का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। स्नेक केस में हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करते हैं और सब स्मॉल रखते हैं। तो ये भी एक अच्छा नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे आपको जमता है वैसे आप यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादातर कैमल केस और ये वाला जो स्नेक केस है ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, असाइन मल्टीपल वैल्यूज़, यानी कि आप एक साथ में भी इक्वल टू ऑपरेटर यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हुए मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज़ एक लाइन में लिख सकते हो। यानी कि जैसे यहाँ पे हमारा x नाम का वेरिएबल था, उस x में हमने ऑरेंज भी स्टोर किया। y नाम का वेरिएबल था, उसमें हमने बनाना भी स्टोर किया, और z नाम के वेरिएबल में चेरी भी स्टोर किया, लेकिन ये सब कुछ हमने एक लाइन में किया है। तो ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, लेकिन ये इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक्सप्लेन हर एक चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल एंड यू कैन असाइन द सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। यानी आप एक लाइन में एक ही सेम वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल्स को दे सकते हो। वेरिएबल्स है क्या? बेसिकली हमारे कंटेनर है। तो आपने कहा कि एक्स वाई और जेड तीनों में ऑरेंज वैल्यू रहेगी, लेकिन क्योंकि ये जो हमारा असाइनमेंट है ये कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, यानी पहले ऑरेंज जेड में आया होगा, फिर z का y में आया होगा, फिर y का x में आया होगा। तो ये फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। फिर अनपैक का कलेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ यू हैव कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन अ लिस्ट। अब पाइथन में है ना आपके पास अभी के लिए आपके पास दो ही चीज़ है, ठीक है, बाद में जो भी आएंगे वो बताते जाऊंगा। तो एक होता है लिस्ट और एक होता है टप्पल। ठीक है, अब लिस्ट और टप्पल, लिस्ट का बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, आपको जाना है मार्केट से सामान लेके आना है। अब मम्मी ने बोली कि पिंटू बेटा ये सामान लेके आ जा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये जो है ना आपने एक लिस्ट बनाई कि अच्छा मम्मी मेरे को तो ये सब याद नहीं रहने वाला है। आप एक काम करो, मेरे को व्हाट्सएप पे लिस्ट बना के भेज दो, या आप बोलते जाओ मैं लिखते जाता हूँ और फिर उस हफ्ते में सामान लेके आऊँगा। तो ये जो है ये लिस्ट बनाना, वही सेम लिस्ट हमारी यहाँ पे भी होती है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई सामान 2 बार लाने का है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको इंटू 2 लिख दोगे टैग करके, या तो फिर आप वही आइटम को दोबारा लिख दोगे अपनी लिस्ट में। तो ये चीज़ भी अलाउड है। तो लिस्ट में आप कुछ नहीं, बस एक लिस्ट बनाते हो, जैसे नॉर्मली एक लिस्ट बनाते हैं ना अपन मार्केट जाने के लिए, वैसा ही। हाँ, टपल्स, टपल्स भी लिस्ट की तरह ही है। लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखोगे वो आपकी लिस्ट डिनोट करती है।
और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है इस लिस्ट में, एप्पल है, बनाना है और चेरी है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में सिर्फ सेम डेटा टाइप हो, ठीक है। अब लिस्ट में आप सपोज करो अचानक से यहाँ पे एप्पल, बनाना और चेरी के बीच में BMW भी आ सकती है, यानी कार भी आ सकती है, क्योंकि वो एक लिस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है कि कैसा डेटा आ रहा है। यहाँ पे 92 भी आ सकता है, क्योंकि ये लिस्ट है, इसमें सिमिलर डेटा टाइप्स हो ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि लिस्ट जो है हमेशा एक इंडेक्सिंग फॉलो करती है। आप पूछोगे इंडेक्सिंग क्या होता है, तो एक ऑर्डर होता है, मतलब कि अगर सपोज करो मुझे इस लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, यानी बनाना को एक्सेस करना है, तो बनाना को एक्सेस करने के लिए मेरे पास इंडेक्सिंग है, यानी कि एप्पल जो है 0th इंडेक्स पे, यानी कि ये अपना 0th एलिमेंट है, यानी पहला एलिमेंट है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से ये हमारा पहला एलिमेंट जो है एप्पल है, जो कि 0th इंडेक्स पे, और बनाना जो है वो हमारा 1 इंडेक्स पे है, और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट है। इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेन फर्क जो है टपल और लिस्ट के बीच में ये है कि लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो, टपल्स में आप राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हो। और क्या फर्क है, टपल जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। अब हार्ड वर्ड है, ध्यान दो, इम्यूटेबल होते हैं। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल यानी कि लिस्ट में आप उसको एडिट कर सकते हो बार बार, तो उसमें चीजें ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बात करो टपल की, तो टपल में ऐसा नहीं होता है। टपल में आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है कि टपल आप ओवरराइट नहीं कर सकते हो, लेकिन लिस्ट में आप ओवरराइट कर सकते हो। फिर टपल में इंडेक्सिंग नहीं होता है, लेकिन लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सेम जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर ऊपर देखा था कि मल्टीपल असाइनमेंट कर रहे थे हम लोग, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स को दे रहे थे, तो सेम चीज यहाँ पे किया उसने, एक लिस्ट बना दिया। अब यहाँ पे आप दो तरीके भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसी पे देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक लिस्ट को वो अनपैक कर रहा है, यानी उसको खोल रहा है, उसके हर एक एलिमेंट को वो एक वेरिएबल में असाइन कर रहा है। यानी z के अंदर हमारा चेरी आ जाएगा, y के अंदर हमारा बनाना आ जाएगा, और x के अंदर एप्पल आ जाएगा। अब उसको आप ट्राई योरसेल्फ करना, प्रिंट करना, आपका आउटपुट वैसा ही मिलेगा। अब बात करते हैं आउटपुट वेरिएबल्स की। तो आउटपुट वेरिएबल्स में अगर बात करें तो प्रिंट फंक्शन जो है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि उससे क्या होता है कि वो जो भी आप पैरामीटर पास करोगे, बिल्ट इन फंक्शन है, जो भी पैरामीटर आप पास करोगे उसको वो प्रिंट करेगा। अब इन द प्रिंट फंक्शन यू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी प्रिंट कर सकते हो, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया था। आपको बस एक्स, वाई और जेड जो 3 वेरिएबल्स है उसको कॉमा करते हुए एज अ पैरामीटर पास करना है। और आप इसको कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो, ये भी हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था कि यू कैन ऑल्सो यूज द प्लस ऑपरेटर टू आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल्स। लेकिन ये क्या करेगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करेगा, यानी कि स्ट्रिंग को जोड़ देगा। यानी पाइथन फिर स्पेस है तो स्पेस वो कंसिडर करेगा, और उसके बाद में इज, फिर स्पेस है तो स्पेस को कंसिडर करेगा और ऑसम लिखेगा। तो पाइथन इज ऑसम स्पेस के साथ में एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप अगर प्लस ऑपरेटर यूज करते हो दो इंटीजर्स पे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा। 5 + 10 क्या होगा, 15 होगा, तो आपका आंसर 5 + 10 ही आएगा यहाँ पे। ओके, और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 5 + जॉन करते हो, तो ये सब हमने ऑलरेडी कल देख लिया था कि अगर आप 5 + जॉन करते हो तो आपका एक एरर मिलेगा, कंपाइलर उड़ के लात मारेगा, बोलेगा कि भाई ये क्या कर रहा है तू, ये ना हो पाए। क्यों? क्योंकि आप एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, आप इस 5 को टाइपकास्ट कर दो एक स्ट्रिंग में, उसके बाद इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करवा दो, तो आंसर क्या आता है, 5 जॉन। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन था। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल की। अब उसके लिए हमने अभी तक फंक्शन डिफाइन करना नहीं सीखा। फंक्शन मैंने ये कहा था कि बिल्ट इन होते हैं, लेकिन फंक्शन यूजर डिफाइन भी होते हैं। यूजर डिफाइन यानी कि ऐसे फंक्शन जो हम लिख रहे हैं। अब सपोज आपको एक ना कोड लिखना है, अब वो कोड ऐसा है कि आपके प्रोग्राम में बार बार रिपीट होता जाएगा, मतलब आपके कोड के अंदर वो फ्यू लाइंस ऑफ कोड है, एक बंच ऑफ कोड है जो आप बार बार लिखना चाह रहे हो। तो एक रास्ता ये कि आप उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाओ, लेकिन उसमें लाइंस ऑफ कोड तो बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप इनडायरेक्टली वो अगर 10 लाइन है जो आपको रिपीट करनी है, तो 10 लाइन आप बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या इवन वर्स आप 10 लाइन बार बार लिख रहे हो। तो वो एक बैड प्रैक्टिस है। आप क्या कर सकते हो, उस पूरे 10 लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर रैप कर सकते हो,
उस फंक्शन के अंदर मतलब ऐसा हो गया कि जो पूरा कोड था 10 लाइन का उसकी एक ओरिजिनल कॉपी बना ली। उसके बाद में उसको जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे थे यूज कर रहे थे वैसे ही उस फंक्शन को यूज करेंगे और वो 10 लाइन ऑफ कोड भले ही 10 लाइन का कोड है लेकिन वो लिखा सिर्फ एक बार जाएगा और उसको कॉल करने पे सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगी। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन लिखना पड़ रहा था वैसे ही जो हम फंक्शन बनाएंगे उसमें भी एक लाइन लिखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा डिफाइन कर रहा हूँ मैं डेफ कीवर्ड बहुत जरूरी है इसी से हम डिफाइन करते हैं माय फंक्शन यानी कि हमारे फंक्शन का नाम है और क्योंकि वो एक फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स है और इसके अंदर अभी कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी एज अ पैरामीटर नहीं दिया हुआ है। फिर कोलन है फिर इंडेंटेशन का आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे इंडेंटेशन है। इस फंक्शन का काम क्या है कि ये प्रिंट करेगा पाइथन इज और एक्स एक्स हमारा वेरिएबल है जो हम यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि ये एक्स वेरिएबल आप यूजर से भी ले सकते हो उसके लिए हमारे पास एक इनपुट करके फंक्शन होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे फिलहाल के लिए इतना काफी है। तो हमने क्या किया कि एक डिफाइन किया फंक्शन को माय फंक्शन नाम है उसको फंक्शन है ये बताने के लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज किया। फिलहाल वो फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है और फंक्शन का काम क्या है उसके लिए एक स्कोप लगाया इंडेंटेशन कि हाँ भाई इस स्कोप के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है वो हमारा फंक्शन का कोड रहेगा। यानी कि इस स्कोप के अंदर अगर आप 10 लाइन भी लिख देते हैं तो वो 10 लाइन इस फंक्शन का है। लास्टली बट नॉट लीस्ट आप वो फंक्शन को कॉल करोगे जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करते आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको आउटपुट दिखेगा। आउटपुट क्या दिखेगा पाइथन इज ऑसम। तो ये भी आपका होमवर्क है कि आपको रन करके देखना पड़ेगा। अभी क्योंकि ये बेसिक्स है तो ये मैं रन करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लेकिन हाँ कुछ एरर आता है आप मुझसे पूछो मैं जरूर बताऊंगा और वैसे इतना अच्छे से समझा रहा हूँ कि कोई एरर आप लोगों को नहीं आना चाहिए। ठीक है अब बात करते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे उसने क्या किया कि अब ये जो x ऊपर डिफाइन किया था ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल था। तो मेन टॉपिक तो हमारा वही था ना कि ग्लोबल वेरिएबल x हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन अगर बात की जाए माय फंक्शन के अंदर भी उसने एक x नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम मतलब जिसका जो वैल्यू है वो है फैंटास्टिक। तो पाइथन इज फैंटास्टिक इस फंक्शन के अंदर वैल्यू है। अब क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन है मतलब पाइथन इज ये माय फंक्शन के अंदर है। क्या है माय फंक्शन के अंदर अंदर होने की वजह से वो पहले x का वैल्यू अपने फंक्शन के अंदर ढूंढेगा। यानी ये x को ढूंढेगा कि माय फंक्शन के अंदर कोई x नाम का वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू है। अगर है तो उसको यूज करेगा। मतलब अब जब हमने इसको कॉल किया माय फंक्शन को तो वो क्या करेगा प्रिंट फंक्शन कॉल होगा पहले। प्रिंट फंक्शन के अंदर वो जैसे ये माय फंक्शन कॉल हुआ ना मतलब वो यहाँ पे आ जाएगा इस कोड के अंदर आ जाएगा। इस कोड के अंदर आया उसने रीड किया कि x की वैल्यू है फैंटास्टिक। ठीक है उसके बाद में उसने रीड किया कि प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है और प्रिंट फंक्शन का काम क्या प्रिंट करना। क्या प्रिंट करेगा पाइथन स्पेस उसके बाद में कॉन्केटिनेट करेगा स्ट्रिंग को और वैल्यू क्या है यहाँ पे x की अंदर वाली वैल्यू वो लेगा यानी फैंटास्टिक। तो पाइथन स्पेस ए स्पेस फैंटास्टिक आपका आउटपुट होगा। अब आगे की बात करें तो यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि इस इंडेंटेशन से बाहर है। याद रखना फंक्शन कॉल भी इंडेंटेशन के बाहर हो रहा है और ऐसा जरूरी नहीं है अभी डिफाइन किया अभी कॉल कर लो। आप कॉल कहीं पे भी कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके तो अब यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा हुआ है। इस प्रिंट स्टेटमेंट में वो ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करेगा। यानी कि यहाँ पे पहला जो लाइन प्रिंट होगा वो होगा पाइथन इज फैंटास्टिक और दूसरा जो लाइन प्रिंट होगा वो होगा पाइथन इज ऑसम क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल यूज करेगा यानी ये ऊपर वाला वेरिएबल यूज करेगा। अब दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो माय फंक्शन के अंदर ही वैल्यू x लेकिन आप बोल रहे हो कि ये भाई ये ग्लोबल वेरिएबल है। मतलब भले ही मैं इसको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ लेकिन किसी और बंदे को अगर ये वेरिएबल यूज करना है या मुझे ही कहीं और यूज करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। क्यों क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है यानी मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम में कहीं पे भी लगा सकता हूँ ये वेरिएबल का वैल्यू। मतलब जब भी मैं कॉल करूंगा x का वैल्यू तो मुझे वो फैंटास्टिक ही देगा। आई होप यहाँ तक समझा होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसने एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन में खाली उसने वैल्यू पास कर दिया कि भाई एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। उस फंक्शन का नाम होगा x और उसके अंदर वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग है और वो फैंटास्टिक है। ठीक है अब आगे बात करें तो उसने माय फंक्शन को कॉल कर दिया। माय फंक्शन को कॉल करने के बाद में आउटपुट तो कुछ नहीं दिखेगा। क्यों क्योंकि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट तो है ही नहीं। लेकिन हाँ हमारा ग्लोबल वेरिएबल तैयार हो जाएगा उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू तैयार हो जाएगी यानी फैंटास्टिक वैल्यू तैयार हो चुकी है। अब बात करेंगे लेकिन क्योंकि ये ऐसा रहता है ना माय फंक्शन जो है ये जब तक चल रहा है तब तक है उसके बाद नामो निशान नहीं रहता है। पर जब हमने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया तो ये ग्लोबल वेरिएबल रहेगा थ्रू आउट दी
टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम रहेगा, मतलब जब तक ये पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता तब तक हमारा ग्लोबल वेरिएबल जिंदा रहेगा। अब जिंदा रहने की वजह से अगर आप प्रिंट करते हो पाइथन इज, तो आपको ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, फैंटास्टिक। तो ये भी आप रन करके देखना, आपको आउटपुट आएगा। अब ऑल्सो यूज अ ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड इफ यू वांट टू चेंज द ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। मतलब आपको अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल, मतलब जैसे यहाँ पे ऊपर ऑसम डिफाइन था, आप चाह रहे हो कि ये ऑसम की वैल्यू मैं फैंटास्टिक कर दूं, तो यहाँ पे ग्लोबल यूज कर लिया। और क्योंकि दोनों का नाम सेम है, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, यानी कि यहाँ पे भी एक्स है, ऊपर भी एक्स है, लेकिन आपने ग्लोबल ऐड किया कीवर्ड, उसका मतलब ये है कि आप चाह रहे हो कि जो ग्लोबली मैंने एक्स डिफाइन किया था, अब उसकी वैल्यू नहीं आ जाए, फैंटास्टिक। अब फंक्शन कॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन कॉल होने के बाद में ही ये फैंटास्टिक वैल्यू उसको असाइन होगी। असाइन होने के बाद में आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हो, यानी पाइथन इज। अब आंसर क्या आएगा हमारा, ऑसम नहीं, आएगा आंसर फैंटास्टिक, गुड। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई होप आप लोग करके देखो, कुछ भी डाउट आता है मुझसे पूछो। तो आई डोंट थिंक वैसे कोई डाउट आएगा। अब यहाँ पे ये बेसिक सी एक्सरसाइज है, कार नेम के वेरिएबल के जगह आप कार नेम डालोगे, आंसर मतलब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में वॉल्वो डालोगे और सबमिट करोगे, आंसर फिर राइट दिखाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।